भारतीय जनता पार्टी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार है, इतना बड़ा मंदिर का मुद्दा हो गया है। आरएसएस के मोहन भागवत जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वही नहीं आरएसएस के दूसरे लोगों के कोई बयान नहीं आ रहे। ये जताता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा जो तीसरी ताकत है, जो तीसरा पावर सेंटर है, वो योगी जी का है, जिसको हम लखनऊ और गोरखपुर के रूप में देखते हैं। वहां से भी कोई बयान नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के भीतर इस वक्त सियासत गर्म है और मामला धार्मिक है। अयोध्या में राम मंदिर के भीतर जो चंदा चोरी की गई या फिर नृपेंद्र मिश्रा की भाषा में कहूं डकैती डाली गई, उसका निष्कर्ष क्या है कि चंपत राय अजर और अमर है। अभी तक एसआईटी ने रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो, कोई भी हो, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो फिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या नीयत है सरकार की, या फिर जो लोग बैठे हैं बड़े लोग जिनका नाम लेने से बृजभूषण शरण सिंह भी डर रहे थे, उन्होंने अपना खेला कर दिया अंदर खाने। करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर आज सुबह से सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। फिर भास्कर ने कहा कि नहीं नहीं इस्तीफा तो हुआ नहीं है, गोपाल राव का बयान भी बताया गया। उसके बाद संजय सिंह पहुंचे। संजय सिंह ने एसआईटी से मुलाकात की 11 बजे, 12 मिनट तक वो मुलाकात हुई। बताया जा रहा है लगभग 13 सबूत जो है वो देकर आए हैं। लेकिन कोई उम्मीद है क्या सर, क्योंकि इस मामले पर हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, इतने दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस बात की चर्चा हो रही है। लोग जो दान दिया था उन्होंने उसको अब खोजने भी लगे हैं कि भाई जिस तरह से सिंधी समाज ने कहा कि भाई हमने इतना किलो जो है चांदी दान की थी, वो कहाँ है, इसका सबूत दीजिए। आज तक रसीद हमको मिली नहीं, चंपत राय जी ने कोई रसीद नहीं दी। तो जिस तरह से माहौल बन रहा है और जिस तरह से दिख रहा है कि खाना पूर्ति की जा रही, कोई उम्मीद है चंपत राय हो या कोई भी हो, कोई जेल जाएगा इस पूरे मामले पर, या फिर ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा ये पूरा मामला? देखिए हिमांशु, अगर ये मामला शुरू से देखें और जब ये मामला खुला था और खुलने के बाद में पहले तो वर्बली चर्चा हो ही रही थी, इधर उधर लोग चर्चा कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, कानाफूसी चल रही थी। लेकिन दैनिक जागरण ने एक छोटी सी खबर छापी और उस पर यह हुआ कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। और एक 28 सेकंड का एक वीडियो आया चंपक लाल जी का और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो बैंक वाले ऑडिट कर रहे हैं, ये सब फालतू की बातें, कुछ नहीं। अगले दिन फिर बड़ी खबर छाप दी जागरण ने और मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया, राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। तो फिर इनका जो है थोड़े से ज्ञान चक्षु खुले और ये कोप भवन में चले गए, उसके बाद गायब हो गए, इनका कुछ नहीं आया। जब विपक्ष ने अपने इनको निशाने पे लिया और अखबारों में मीडिया में चर्चा होनी शुरू हो गई और लगा इनको कि हम फंस गए हैं, तो इन्होंने फिर एसआईटी बना दी। एसआईटी बन गई, फिर एसआईटी ने जांच पड़ताल अपनी शुरू की। उस पर सवाल उठे कि बिना एफआईआर के कैसे एसआईटी बन गई और ये क्या करेगी एसआईटी। और आपने देखा कि 2 दिन पहले एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी और कहा कि ये तो 15-17 पन्नों की रिपोर्ट है, प्रारंभिक मामला है, अभी चलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब मामला ठंडा करने की इनकी रणनीति है। इसको हमें कई अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। आप अगर देखेंगे जो चर्चा चल रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, अंदर से खबरें आ रही है कि अभी नृपेंद्र मिश्रा जी का जो निर्माण समिति का कार्यकाल था वो समाप्त होने जा रहा है। तो नृपेंद्र मिश्रा जी खाली कैसे रहे? उनको तो काम चाहिए ना राज सेवा करने के लिए, अब उनको राज सेवा करनी है तो उनको जो है नए तरीके से ट्रस्ट बना के और उसका ट्रस्ट का सीईओ उनको बनाया जाए और सब जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से मंदिर को चलाया जाए और मंदिर का चढ़ावा उसी सिस्टमेटिक तरीके से, कैसे उसमें क्या करना है वो मैं यहाँ ज्यादा बोल नहीं सकता, आपको इशारे से बता रहा हूँ कि कैसे उसको किया जाए, उसका सिस्टम वो बनाएंगे। अभी तक तो सब हवाबाजी में चल रहा था, सब वैसे ही चल रहा था। इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ पे तमाम हर बार थ्रेट आती है, अभी भी आ गई है
आज भी है, न्यूज़पेपर में भी है, खबरों में भी है कि भाई कुछ आतंकवादियों की राम मंदिर को उड़ाने की साजिश चल रही है। ये दोनों चीजें पैरेलल यहाँ चलती रहती। जब मंदिर के ऊपर इतना बड़ा थ्रेट है, मंदिर को उड़ाने का दावा कर रही है एटीएस और एनआईए, आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो चढ़ावा है वो चोरी हो रहा है, वहां का जेवर सोना चांदी चीजें गायब हैं, तो फिर मंदिर का सिस्टम क्या चल रहा है? तो ये इशारा करता है कि मंदिर की चाक चौबंद व्यवस्था की जाए और सीओ के रूप में नवीन मिश्रा को कार्यभार सौंप दिया जाए और चंपत राय जी को कहा कि आपने बहुत अच्छी सेवा अयोध्या की कर ली है, अब आप नया ठिकाना देख लीजिए। मथुरा में भी बहुत काम होना है। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव हैं, तो अब आप जो है मथुरा जाके माहौल बनाइए। तो क्या उस तरह की रणनीति बन रही है क्या? एक एंगल तो ये हो। दूसरा एंगल ये है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बीच में ऐसा लगता है कि जैसे एक दरार आ गई। दोनों की सहमति जिस प्रकार से होती थी, जिस प्रकार से चीजें चलती थी, वो दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार है, इतना बड़ा मंदिर का मुद्दा हो गया है। आरएसएस के मोहन भागवत जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वही नहीं आरएसएस के दूसरे लोगों के भी कोई बयान नहीं आ रहे हैं। ये जताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा जो तीसरी ताकत है, जो तीसरा पावर सेंटर है, वो योगी जी का है, जिसको हम लखनऊ और गोरखपुर के रूप में देखते हैं। वहां से भी कोई बयान नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी घटना पे कोई बयान नहीं आना ये जताता है कि ये जो लड़ाई है दिल्ली और लखनऊ की, इसके बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको एक मोर्चा बना लिया गया हो, राम मंदिर को एक बहाना बना लिया गया हो, राम मंदिर के बहाने एक बड़ी लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही हो। क्योंकि राजनीति में जो हमने कल जिक्र किया था हमने आपने कि जिस प्रकार का ट्रायंगल भारतीय जनता पार्टी में बन रहा है, उसी ट्रायंगल के तहत मध्य प्रदेश भी फंस गया उसी में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब बहुत सारे परिप्रेक्ष्य है मैंने जो बताया, अब हम एक एक पे चर्चा कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये एंगल हो गए दो। तीसरा एंगल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से भारी मात्रा में बाहर के नेताओं का इंपोर्ट किया जा रहा है और वॉशिंग मशीन में उनको नहला धुला के तैयार किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, जो अडवाणी की और वाजपेयी जी की फिलॉसफी के लोग हैं, जिन्होंने अडवाणी जी का और वाजपेयी जी का 96 का भाषण सुना है कि अगर हमें सत्ता चोरी करनी पड़े, सत्ता में तोड़फोड़ करना पड़े, हमें बेईमानी से सत्ता लेनी पड़े, हमें सत्ता का लालच करें, हमें हमारे ऊपर आरोप लगे कि हम सत्ता के लालच में आ गए हैं, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। उस आइडियोलॉजी के जो लोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो भी कहीं ना कहीं आहत हैं, वो भी सोचने पे, विचार विमर्श करने पे मजबूर है, क्योंकि बाहर से नेता इंपोर्ट किए जा रहे हैं, एक बड़ा खेमा बन रहा है, एक बड़ा पावर हाउस बन रहा है। तो क्या ये पावर हाउस लगातार चलता रहेगा? इसी के तहत एक बहुत बड़ा बयान ये आया है, बड़ी हिम्मत का काम प्रियंक खड़गे ने किया है कि आरएसएस को बधाई दी उनके 100 साल होने पे, और साथ ही उनसे पूछ लिया कि आप तो दुनिया के सबसे बड़े संगठन है और प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से आपको एक बड़ा एनजीओ बता रहे हैं, तो एनजीओ होने के नाते मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? आप तो दुनिया के सबसे बड़े संगठन है। तो तत्काल जो है मोहन भागवत जी का रिएक्शन आता है। वो कहते हैं कि भाई आप हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं क्या? हिंदू धर्म का कहां से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा?
तो जैसे हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसी प्रकार से संघ का भी रजिस्ट्रेशन नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से संघ की तुलना कर। अब मैं तो विद्वान कम हूं, मुझे तो जानकारी कम है। देश के जो दूसरे विद्वान हैं वो इसमें लगे हुए हैं जांचने में कि आरएसएस हिंदू धर्म से बड़ा है, कि हिंदू धर्म आरएसएस से बड़ा है। और क्या मोदी गवर्नमेंट में अब हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को रजिस्ट्रेशन कराना होगा क्या? जैसे अमेरिका दावा कर देता है कि हल्दी हमारा ट्रेडमार्क है, बासमती चावल हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, तो क्या अब हिंदू धर्म अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया वहां अमेरिका में, तो क्या अमेरिकन का हो जाएगा क्या हिंदू धर्म? तो क्या हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन भारत में होगा क्या? या आरएसएस का रजिस्ट्रेशन भारत में होगा क्या? या आरएसएस ये कहेगी क्या कि हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है? ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे सीना तान के संघ खड़ा हुआ। और संघ एक ऐसा वृक्ष है जिसकी एक छोटी सी शाखा भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन शाखा इतनी भारी हो गई है, इतने आम लटक गए हैं उस पर कि पूरे पेड़ को ही झुका दिया है। अब पूरा पेड़ झुका हुआ है। अब पेड़ को खतरा ये हो गया है कि इसी पर सारे फल लटक गए एक ही डाल पे, और बाकी जो डालें हैं वो सब सूख गई हैं, उस पर चील ने घोंसले बना लिए हैं, वो उजड़ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेड़ का बैलेंस बिगड़ जाए, पेड़ इधर ही गिर जाए, धराशायी होता है। इस तरह के विचार के लोग का संघ का कहना यह है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार से हो गई है, जैसे हमारे गांव में एक कहावत है कि चील एक सांप को पकड़ लाई और सांप को लाके अपने घोंसले में रख दिया कि बच्चे खाएंगे, मैं एक और पकड़ लाती हूं। तो वो दूसरा पकड़ने गई, तब तक वो सांप ने वो बच्चे ही खा लिए उसके दोनों। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ना उधर के रहें ना इधर के रहें, आप वॉशिंग मशीन में जिनको ला रहे हैं धर धर के, वो पता चला भारतीय जनता पार्टी को, और आपको ही निपटा दें वो। और वो तो सत्ता में जाते हैं। कल को अगर किसी और की सत्ता आती है, कल को ऐसा मौका आता है कि कल को कोई उनको कहता है, भाई सपोज करिए आज महाराष्ट्र में शिंदे को कोई ये कह दे कि भाई साहब हम आपकी इंडिविजुअल सरकार बना रहे हैं, आप इंडिविजुअल अपनी सरकार बनाइए, चैलेंज कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। आप काहे इनके पीछे लगे हुए हैं, अपना क्यों नहीं बनाते आप? तो क्या उसको खराब लगेगा क्या? जो उद्धव ठाकरे को धोखा दे सकता है वो भारतीय जनता पार्टी को धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? और इसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं हो रही होगी क्या? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और संघ में चल रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में नए नए पावर हाउस बन गए हैं। एक पावर हाउस जयपुर में है, एक पावर हाउस भोपाल में है, एक पावर हाउस लखनऊ में है, एक पावर हाउस मुंबई में है। बाकी जगह पे बने नहीं है, वहां भी थोड़ी मोटी छोटी मोटी तैयारियां चल रही। तो क्या इन पावर हाउसों को निस्ताबूत करने के लिए और अपना वर्चस्व बनाने के लिए दिल्ली क्या प्रयास करेगी, दिल्ली क्या कर रही है, और क्या लखनऊ का जो मजबूत पावर हाउस है उस पावर हाउस की हवा निकालने के लिए, उसकी सप्लाई बंद करने के लिए ये राग छेड़ा गया है क्या? मंदिर, राम मंदिर का जो राग मल्हार चल रहा है, ये कहीं उसी लिए तो नहीं छेड़ दिया गया है राग? तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, और धीरे धीरे वो पर्दा हटेगा और सब मामला खुलेगा। क्योंकि जाहिर है उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। आखिर में मैं एक चीज और आपको बताऊं कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नया ओवैसी जी का भी चर्चा में आ गए। ओवैसी जी कह रहे हैं हम क्यों पीछे रहे। अब जो आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं या यूपी में आप मंदिर में देख रहे हैं कि चंपक लाल जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप नहीं है जितना टिन्नू यादव के ऊपर है। अब टिन्नू यादव ही सर्वे सर्वा है कह दीजिए, बाकी लोग हट जाइए। जब इतना विद्वान
इतना जो है शक्तिशाली, इतना समझदार टिन्नू यादव है, तो काहे को वहां 25 लोग पाल रखे कि ये अनिल मिश्रा जी हैं, ये फलाने राव साहब हैं और ये चंपक लाल जी हैं। हटाइए सबको, अकेला टिन्नू संभाल लेगा। या टिन्नू खाली बलि का बकरा बनाने के लिए है और बाद में ये कह दीजिए कि भाई टिन्नू यादव और अखिलेश यादव कहीं मोशेरे भाई तो नहीं है या बुआ फूफी के तो नहीं है। और अब आप ये कह दीजिए कि उन्होंने नया एक छोड़ दिया है जो ओवैसी साहब हैं कि भाई मोहन यादव को इसलिए बचा रहे हैं अखिलेश यादव क्योंकि वो भी यादव ये भी यादव। अब एक नया इसको ट्रायंगल दे दीजिए और शुरू कर दीजिए राजनीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इलेक्शन है और आप हैदराबाद छोड़ के और दिल्ली छोड़ के आप आ जाइए लखनऊ, क्योंकि माल तो यही है, आज की डेट में इलेक्शन तो यही है। तो बहुत सारी रणनीति आपको देखने को मिलेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन शुरू हो गया। जी एक छोटी सी टिप्पणी और चाहूंगा सर, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है इसमें चंपत राय, अजर और अमर नजर आ रहे हैं, उन पर कोई भी आंच आती हुई नहीं दिख रही है। कोई आम आदमी होता तो अब तक जेल में चक्की पीस रहा होता, क्योंकि योगी जी बड़े सख्त हैं, वो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो किसी भी चीज को ऐसी बर्दाश्त नहीं करते और धर्म के नाम पर तो कतई नहीं करते, कहा यह जाता है। लेकिन अजर और अमर है चंपत राय, क्योंकि वो चंपत राय है इसलिए। देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि चंपत राय जो है, अगर आप उनको निजी तौर पे देखते हैं, पर्सनली आप उनको देखते हैं, तो वो तो बहुत बड़े साधु संत हैं। उनके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, कुटिया में रहते हैं। वो तो भोजन भी नहीं खाते, हो तो कुछ खाते ही नहीं है। कोई कुछ मंदिर का चढ़ावा आ जाए, कोई प्रसाद चढ़ा जाए, वो खा पी लेते, कंद मूल फल खाते हैं, क्योंकि वो राम के अनुयायी हैं, तो कंद मूल फल खाते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं जो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको, हरिश्चंद्र का जीवन है, नीचे सोते हैं जमीन पे। वो तो बहुत सिंपल आदमी है, लेकिन उनकी सरपरिस्थिति में घोटाला घपला तो हुआ है। तो ये माल जा कहां रहा है? क्या चंपत लाल जी अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, अपने यारों प्यारों को दे रहे हैं, या कहीं तीसरी जगह दे रहे हैं? जांच का विषय ये है। इसमें एक चीज निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि आप जितनी जांच करा लीजिए, जितना जो करा लीजिए, चंपत राय जी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वो इसलिए नहीं बिगड़ने वाला है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, इधर से आया उधर चला गया। उनके पास होगा तो छापा मारोगे, उनके पास होगा तो निकालोगे, वो तो अपने पास कुछ रखते ही नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि मेरे हिसाब से सिर्फ नूरा कुश्ती है। आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, आप तो जिला प्रशासन को भी जानकारी नहीं देते हैं। आज के अखबार में है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि हम जिला प्रशासन को भी जानकारी नहीं देंगे। आप ये बताइए कि पहले कांग्रेस के टाइम पे जब ताला खुला था, कांग्रेस के टाइम पे जब समिति बनी थी, तो उसमें साधु संतों को, शंकराचार्य को बनाया गया था। जो चारों पांचों जो वरिष्ठ शंकराचार्य थे, उनको कमेटी में डाला गया था कि भैया ये आपका मामला धार्मिक मामला है, आप लोग इसको चलाइए। तो सबसे पहला वाजिब सवाल तो ये बन जाता है, जब ये मंदिर का मामला है, धार्मिक मामला है, तो इसमें क्यों तो नपेंद्र मिश्रा इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों चंपत राय जी इसमें घुसे हुए हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी का लेना देना इसमें है? क्यों बाकी लोग घुसे हुए हैं? अनिल मिश्रा कौन है? राव साहब कौन है? ये टिन्नू कहां से आ गया? सवाल तो ये है ना भाई। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक ट्रस्ट इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसमें देश के जो शंकराचार्य हैं उनके हाथ में कमान हो और वो अपना निर्णय करें और वो इसको तरीके से चलाएं। ये परिस्थितियां होनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।